नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने सिखवाल ऑनलाइन हब पर। तो लास्ट क्लास में हमने राजस्थान के भौतिक प्रदेश का जो चैप्टर था वो स्टार्ट किया था। आज हम उसी क्लासिफिकेशन के आगे मैंने आपको हरिमोहन सक्सेना जी का क्लासिफिकेशन समझाया था और मैंने आपको वीसी मिश्रा का क्लासिफिकेशन समझा दिया था लास्ट क्लास में। और हमने हरिमोहन सक्सेना जी का जो क्लासिफिकेशन पढ़ा था उसके अकॉर्डिंग मैंने आपको हर भौतिक प्रदेश का जो अवशेष था यानी किससे बना था वो मैंने बताया था आपको। जनसंख्या कितना परसेंट है हर भौतिक प्रदेश में, उसका क्षेत्रफल कितना है, वहाँ का जो वनस्पति है वो कैसी है, वहाँ की मृदा है वो कैसी है, मैंने सब आपको समझा दिया था। इसके आगे आज जो हम पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे आपके मेनली भौतिक प्रदेशों का वर्गीकरण और फिर हम भौतिक प्रदेश का टॉपिक स्टार्ट कर देंगे। ये हम करेंगे सारा इसमें। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। ठीक है, कौन सा? राजस्थान के भौतिक प्रदेश का वर्गीकरण। तो टॉपिक है आज का आपका राजस्थान के भौतिक प्रदेशों, भौतिक प्रदेश व उनके उपभाग सब डिवीजन, वो उनके उपभाग यानी कि सब डिवीजन। ठीक है, ये जो है हम यहाँ पर पढ़ेंगे। तो देखिए, राजस्थान के भौतिक प्रदेशों को हमने चार भागों में बांटा। कितने भागों में भाई? चार भागों में डिवाइड किया था। सबसे पहला जो भाग है वो है पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। कौन सा है भाई? पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। फर्स्ट जो इसका भाग है पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। सेकंड जो भाग है ये है मध्यवर्ती अरावली पर्वतीय प्रदेश। तीसरा जो भाग आएगा इसमें यह आएगा आपके पूर्वी मैदानी प्रदेश। और चौथा जो भाग आएगा यह आएगा दक्षिणी पूर्वी पठार। तो मैं बता चुका हूं आपको पहले भी भाई, हमने चार भागों में जो है राजस्थान को डिवाइड किया है। वो पहला फर्स्ट उत्तर पश्चिमी मरुस्थल, सेकंड मध्यवर्ती अरावली प्रदेश, थर्ड पूर्वी मैदानी प्रदेश और चौथा दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। ये चार भाग जो है हमने इसके किए हैं। ठीक है, अब देखिए जो ये पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है इसको मैं डिवाइड करता हूं दो भागों में। दो उपभाग कर रहे हैं हम इसके। ठीक है, पहला है शुष्क प्रदेश, यानी कि ऐसा क्षेत्र जो कि मरुस्थलीय है लेकिन वहां पे शुष्कता ज्यादा है। वहां पे क्या है? शुष्कता ज्यादा है एक वो। दूसरा हम करते हैं यहां पर
अर्ध शुष्क प्रदेश, सेमी एरिड। अब शुष्क प्रदेश को भी दो उपभागों में हम डिवाइड कर रहे हैं। फर्स्ट है बालू का यानी कि मरुस्थल, बालू का स्तूप, बालू का स्तूप युक्त प्रदेश, यानी कि ऐसा प्रदेश जहां पर रेत के टीले हैं, ज्यादा हैं। ठीक है, बालू का स्तूप वहां पे ज्यादा है, एक तो वो, और दूसरा है बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश, जहां पे चट्टाने हैं, यहाँ पे चट्टानी मरुस्थल है। तो दूसरा है यहाँ पे बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश, ये इसका भाग। अब बालू का स्तूप युक्त जो है ये शुष्क प्रदेश का 58.50% भाग, कितना है भाई, 58.50% जो ये भाग है। और बालू का स्तूप मुक्त जो है ये आपके 41.50% हिस्सा है। कितना है, 41.50% जो ये हिस्सा है। बिल्कुल सही सभी का, क्लियर। तो एक तो हो गया आपके बालू का स्तूप युक्त प्रदेश, एक हो गया आपके बालू का स्तूप मुक्त, ये शुष्क प्रदेश के भाग है। अर्ध शुष्क प्रदेश को हम 4 भागों में बांटते हैं। कितने भागों में, 4 भागों में। पहला जो भाग है वो है घग्गर बेसिन। पहला कौन सा है भाई, घग्गर बेसिन, जो कि आपके श्रीगंगानगर हनुमानगढ़ का घग्गर नदी बेसिन का क्षेत्र है। दूसरा आपके शेखावाटी प्रदेश, तो कौन सा आपका, शेखावाटी प्रदेश। तीसरा जो है यह आपके नागौरी उच्च भूमि, ठीक है। तीसरा कौन सा आपके, नागौरी उच्च भूमि। और चौथा जो भाग है, फोर्थ जो भाग है, ये आपके लूनी बेसिन, या गोडवार प्रदेश। ठीक है भाई। तो ये 4 जो हैं, ये 4 क्या है, अर्ध शुष्क प्रदेश के भाग हैं। पहला घग्गर बेसिन, दूसरा शेखावाटी प्रदेश, तीसरा नागौरी उच्च भूमि, और चौथा लूनी बेसिन या गोडवार प्रदेश। ध्यान रखिए, अर्ध शुष्क प्रदेश को, अर्ध शुष्क प्रदेश को आपके यहां पर इसे बांगर क्षेत्र भी कहा जाता है, भूलिएगा नहीं। क्या बोलते हैं इसे, इसे जो है बांगर प्रदेश भी कहा जाता है। और बांगर जो होता है ये विशेषकर अंतर प्रवाह का क्षेत्र होता है, इसलिए शेखावाटी प्रदेश को जो है इसे भी बांगर प्रदेश कहा जाता है। ठीक है भाई, अर्ध शुष्क प्रदेश या बांगर प्रदेश। ठीक है, तो यहां पे ध्यान रखना, ठीक है ना भाई। चलिए, बिल्कुल सभी का सही है। चलिए, नेक्स्ट है कौन सा, मध्यवर्ती अरावली पर्वतीय प्रदेश। तो देखिए अरावली जो है इसका विस्तार हम इस विषय में पढ़ेंगे आगे डीपली, लेकिन मेनली जो है इसे 3 भागों में बांटा गया। कितने भागों में, 3 भागों में। उत्तरी अरावली जो कि आपकी खेतड़ी से जयपुर तक है, ठीक है। उसके अलावा मध्य अरावली जो आपके अजमेर का पूरा भाग है, और दक्षिण अरावली जो आपके राजसमंद से सिरोही तक है। तो इसे भी हम 3 भागों में बांटते हैं।
पहला है उत्तरी अरावली, दूसरा है मध्य अरावली, तीसरा है दक्षिणी अरावली। ठीक है, ये इसके 3 भाग हैं। मध्य अरावली, जो मध्यवर्ती अरावली, उसको हम 3 भागों में बांटा है, उत्तरी अरावली, मध्य अरावली और दक्षिण अरावली। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है भाई, तो ध्यान रखना। मध्य अरावली की सबसे ऊंची पर्वत चोटी, मध्य अरावली की सबसे ऊंची पर्वत चोटी, उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची पर्वत चोटी, दक्षिण की अलग देखेंगे हम। तो यह है आपके यहाँ पर रघुनाथगढ़। 1055 मीटर है, और कहाँ पर है ये? सीकर में। मध्य अरावली की सबसे ऊंची पर्वत चोटी, ये आपके गोरम जी है, नौ सौ 34 मीटर। तो कहां पर है ये? ब्यावर में। ठीक है, दक्षिण अरावली की सबसे ऊंची पर्वत चोटी, ये गुरु शिखर है, सत्रह 1722 मीटर है, वो कहां पर है? सिरोही में। ठीक है भाई, चलिए आगे पढ़ेंगे इनका विस्तार सारा। इसके अलावा पूर्वी मैदानी प्रदेश, इसके भी हमने कई भाग कर रखे हैं, ध्यान दीजिएगा। पहला जो इसका भाग है यह है आपका बनास व बाणगंगा बेसिन। दूसरा है आपका चंबल बेसिन। और तीसरा है आपके माही बेसिन। ये 3 नदी तंत्र हमें इसमें पढ़ना है, चंबल बेसिन, माही बेसिन और बनास बाणगंगा बेसिन। ठीक है भाई, चलिए दक्षिणी पूर्वी पठार की हम बात करते हैं। तो इस पठार के हमने मेनली 2 भाग किए हैं। ठीक है, एक तो विंध्यन कगार भूमि, ठीक है, और दूसरा ठीक है दक्कन का पठार। तो पहला हमने किया इसमें विंध्यन कगार और दूसरा दक्कन लावा कगार। ये जो हमने इसके भाग किए। ठीक है भाई, तो हमने एक तरह से राजस्थान के चारों भौतिक भागों को, ठीक है, कुछ उपभागों में बांटा है। इसमें पहला आपने देखा, क्या देखा भाई? पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, दूसरा मध्यवर्ती अरावली प्रदेश, तीसरा पूर्वी मैदानी प्रदेश और चौथा दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। क्लियर? चलिए, इसके अलावा पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश को 2 भागों में बांटा है, पहला शुष्क प्रदेश और दूसरा अर्ध शुष्क प्रदेश। शुष्क प्रदेश जो कि पूर्णतया मरुस्थलीय क्षेत्र है, इसको हमने किसके आधार पर बांटा है? तो सर यहां लिख लीजिए आप 25 सेंटीमीटर
समवर्षा रेखा 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा को आधार मानते हुए हमने ये क्लासिफिकेशन किया है। ठीक है, तो शुष्क प्रदेश के भी दो भाग हैं, बालुका स्तूप युक्त प्रदेश और बालुका स्तूप मुक्त प्रदेश। बालुका स्तूप युक्त प्रदेश कौन सा होता है कि साहब ऐसा प्रदेश जहाँ पर रेत के टीले टीले, ठीक है, और मैं आगे आपको अर्नेस्ट मैके के अनुसार 8 प्रकार के बालुका स्तूप पढ़ाऊंगा। ठीक है, जिसमें एक तो अनुप्रस्थ है, एक अनुदैर्ध्य है, एक तारा है, एक बरखान है, नेटवर्क है, इसके अलावा आपके पैराबोलिक है, ओके, इसके अलावा स्क्रब का फीस है, अवरोधी है। तो ये सारे बालुका स्तूप हम पढ़ेंगे आगे। फिर आपके अर्ध शुष्क प्रदेश में घग्गर बेसिन है, आपका शेखावाटी प्रदेश है, नागौरी उच्च भूमि है, लूणी बेसिन यानी कि गोडवार प्रदेश है। उसके अलावा मध्यवर्ती अरावली प्रदेश, इसको 3 भागों में बांटा आपने, उत्तरी अरावली, मध्य अरावली और दक्षिण अरावली। दक्षिण अरावली का विस्तार सिरोही से राजसमंद तक है। इसकी सबसे ऊंची पर्वत चोटी गुरु शिखर है, जो कि राजस्थान की और अरावली की सबसे ऊंची पर्वत चोटी। इसे मध्य भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी भी कहते हैं। इसकी ऊंचाई 1722 मीटर है और सिरोही में है। मध्य अरावली जो कि राजसमंद से अजमेर तक है, ठीक है, यानी कि जयपुर बॉर्डर तक है, और इसमें सबसे ऊंची पर्वत चोटी 934 मीटर कौन सी है, गोरम जी ब्यावर। और तीसरा जो है वो उत्तरी अरावली है, जो कि आपके जयपुर से कहाँ तक है, खेतरी तक, यानी कि खेतरी झुंझुनू तक है। सबसे ऊंची पर्वत चोटी रघुनाथगढ़ सीकर है, जो कि 1055 मीटर है। फिर पूर्वी मैदानी प्रदेश ये उन्हें बांटा है कितने भागों, 3 भागों में। बनास बाणगंगा बेसिन यानी कि बनास बाणगंगा मैदान, दूसरा चंबल बेसिन और तीसरा माही बेसिन। ये 3 बेसिन हमें पढ़ने हैं। आगे दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश, एक तो ये विंध्यन कगारी भाग है, विंध्यन कगारी क्षेत्र है। दूसरा दक्कन का लावा पठार, इसमें हमें पढ़ना है। तो ये आपका टॉपिक है पूरा, ठीक है, ये हमें सारा पढ़ना है। तो आज हम स्टार्ट करेंगे पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। फर्स्ट जो आपका भौतिक प्रदेश है वो कौन सा होगा, ये होगा पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। देखिए यहां पे हम आप देखें आपके कि जो पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश है, ये जो है किसका अवशेष है, या इसकी उत्पत्ति कैसे होती है। ध्यान रखो, इसकी उत्पत्ति जो है ये प्लिस्टोसीन काल में होती है। काल कौन सा है, प्लिस्टोसीन काल, ठीक है, में तैतीस सागर के उत्थान के फलस्वरूप जो ये बनता है। अब 33 सागर क्या है, ठीक है, इसका निर्माण कैसे हुआ, ये थोड़ी कहानी है, लंबी ज्योग्राफिकल कहानी है, बताता हूं मैं आपको। देखिए सबसे पहले क्या था, धरती पर पूरा स्थल भाग जो है वो एक रूप में था। फर्स्ट ऑफ ऑल दुनिया कैसी थी, ये आपके ग्लोब है, ठीक है, इसमें क्या था, जो पूरी जमीन का भाग है वो जमीन का भाग पहले बीचों बीच था, यानी पूरी जमीन जो है वो एक जगह थी। इस प्रकार से ये पूरा स्थल भाग था, ठीक है, और इसका नाम था पेंजिया। ये नाम था इसका पेंजिया, और इसके चारों ओर पानी पानी था। इसके चारों ओर क्या था, इस प्रकार से पानी पानी था, यानी कि उस समय एक ही महाद्वीप और एक ही महासागर था, ये आप कह सकते हैं।
ठीक है, और इसका नाम था पैंथालासा। पैंथालासा, ठीक है। तो पेंजिया क्या था, ये तो था आपके महाद्वीप यानी कि स्थल भाग, और पैंथालासा क्या था, जलीय भाग। अब क्या होता है, कभी भी आपसे पूछे एनसीईआरटी के अनुसार, ठीक है, जो पेंजिया है इसका मतलब होता है संपूर्ण पृथ्वी, और पैंथालासा जल ही जल। ये क्या है भाई, एनसीईआरटी के अनुसार शाब्दिक अर्थ। क्या इनका वर्ड मीनिंग, ठीक है। मैं फिर कहता हूं पेंजिया जो है वो सारा स्थल भाग था, और पैंथालासा क्या था, पूरा जलीय भाग था, ठीक है। चलिए अब क्या होता है, देखिए पृथ्वी पर बहुत सारे प्रकार के बल काम करते हैं, उसमें जो प्राइमरी फोर्सेस हैं वो है आपके आंतरिक और बाह्य बल, ठीक है। अब क्या धरती में हलचल होती है, और हलचल होती है तो जो इनर फोर्सेस है उन्होंने काम किया और इस पूरे जमीन के टुकड़े को दो भागों में बांट दिया, दो टुकड़े कर दिए इसके, ठीक है। इस प्रकार से इस पेंजिया के हो गए दो टुकड़े। तो ये जो पेंजिया है ये आपके दो भागों में बट गया। इस प्रकार से पेंजिया के दो खंड हो जाते हैं, दो टुकड़े हो जाते हैं। एक खंड जो नॉर्थ में गया यानी कि ऊपरी भाग कहलाया, और दूसरा जो खंड है ये साउथ में गया यानी कि दक्षिणी भाग कहलाया। तो जो अपर पार्ट है, ऊपरी जो भाग है, इसे तो लोरेशिया कहा गया। क्या कहा गया, लोरेशिया। और इसे गोंडवाना लैंड कहा गया, ठीक है। पेंजिया डिवाइड इन द टू पार्ट्स, लोरेशिया एंड गोंडवाना लैंड, ठीक है। अब देखिए आपको पता है चारों तरफ क्या था, इसके पानी पानी था, ओके। अब देखिए इनके अलग होने से बीच में एक नया समुद्र बन जाता है यहां, ठीक है। और इसे कहा जाता है और ये कहलाया टेथिस सागर। क्या कहलाइए, टेथिस सागर। तो इस प्रकार से जो है टेथिस सागर बनता है भाई, ठीक है। जब पेंजिया दो भागों में टूटता है तो दो भागों में टूटने से लोरेशिया ऊपर गया, नीचे क्या कहलाया, गोंडवाना लैंड, ठीक है। इनके बीच में क्या बन गया, टेथिस सागर, ठीक है। अब इसी गोंडवाना लैंड से आपका अरावली बना है, इसी गोंडवाना लैंड से आपका पठार बना है, ठीक है। पहले अरावली बनता है और फिर पठार बनता है। अब देखिए इसके बाद ये सब जो है, ये सब दोनों टुकड़े 7 मेजर टुकड़ों में बढ़ जाते हैं,
जिससे आप प्लेट्स कहते हैं, इसे आप क्या बोलते हैं, प्लेट्स कहते हैं। ठीक है, तो ये 7 जो है वृहद टुकड़ों में क्या होता है, डिवाइड हो जाता है। उसमें से 2 प्लेट्स आपकी, देखिए अब ध्यान से, देखिए जो फर्स्ट प्लेट है, ये वाली, ठीक है, और सेकेंड प्लेट है आपकी ये वाली। ठीक है भाई, अब देखिए ये जो प्लेट है, इस पर तो यूरोप और एशिया है, इसलिए इसे यूरेशियन प्लेट कहा गया। इसे क्या कहा गया, यूरेशियन प्लेट। और जो साउथन है, इसे इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट कहा गया। क्या कहा गया, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। ठीक है, अब यहां इनके बीच में क्या था, इनके बीच में था आपके 33 सागर। ठीक है, इनमें 33 सागर था। अब होता क्या है, ये था आपके 33 सागर, अब ये जो प्लेट है इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, ये उत्तर दिशा की ओर क्या करती है भाई, धक्का मारती है। कहां धक्का मारती है, ऊपर की ओर, इस प्रकार से ये पुश होती है। ठीक है, तो ऊपर की ओर धक्का मारने के कारण, और ये जो है अभी लेटेस्ट बना है, नया पार्ट बना है, तो क्या है, कमजोर है, कमजोर है, और ये यूरेशियन प्लेट क्या पुराना है, तो ये हार्ड है। तो 2 हार्ड प्लेट के बीच में एक सॉफ्ट पार्ट जो है फंस जाता है। अब ये धक्का मारेगी तो दबाव लगेगा इस पर, क्योंकि ये प्रेशर कंट्रोल कर लेगा, तो ये जो बीच का भाग है इस पर दबाव लगेगा, और ये पार्ट जो है, ये पार्ट जो है उठ खड़ा हो जाएगा, यानी कि ऐसे जो है इसमें फोल्ड पड़ जाएंगे। अब ये फोल्ड जो पड़े, तो उससे तो क्या बन गया, इससे बना हिमालय। क्या बना, यहां बन गया हिमालय। और इसके नीचे का जो पार्ट बचा, नीचे का जो पार्ट बचता है ये वाला, ठीक है, ये पार्ट बन गया आपके कौन सा, ये पार्ट हो गया आपके मरुस्थल का। ये जो पार्ट है ये आपके क्या बन गया, मरुस्थल। अब मरुस्थल बना कैसे, ठीक है, मान लो ये कोई प्लेन एरिया है, ठीक है, यहाँ पे पानी भरा हुआ है, अब इसको अपन ऐसे उठाते हैं, उठा दिया तो सबसे ऊंचा तो क्या बना, ये बन गया हिमालय। अब ये जो एरिया ये भी तो उठा, अब चूंकि यहाँ पर स्लोप आ गया तो यहाँ पे पानी रुक नहीं पाया, पानी कहाँ रुकेगा, यहाँ पे, क्योंकि यहाँ प्लेन एरिया है। ये उठ गया, तो यहाँ उठने पे क्या हो गया, यहाँ पर समुद्र का पार्ट था, उठ गया, तो यहाँ पर रेत ऊपर आ गया, लेकिन पानी इकट्ठा नहीं हो पाया क्योंकि स्लोप बन गया था। तो यही भाग क्या बन गया आपके, डेजर्ट बन गया, रेगिस्तान बन गया। तो 33 सागर के उठने से, 33 सागर के उठने से क्या होता है, मरुस्थल का निर्माण होता है।
ठीक है। 33 साल के ऊपर उठने से क्या होता है, मरुस्थल का निर्माण जो है ये होता है। तो ये आपके लिए पढ़ना जो है सबसे इंपॉर्टेंट है भाई, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, ठीक है, कैसे जो है ये बनता है। ओके, क्लियर गाइस, चलिए वेरी गुड। ओके, अब देखिए मरुस्थल जो है ये कहाँ कहाँ पर है, तो ध्यान दीजिए। मरुस्थलीय जिले क्या है भाई, मरुस्थलीय जिले कितने हैं, 16। वर्तमान में 16 जिले हैं। कौन कौन से, ध्यान दीजिएगा। फर्स्ट गंगानगर, सेकंड हनुमानगढ़, थर्ड बीकानेर, फोर्थ चूरू, फिफ्थ फलोदी, सिक्स जैसलमेर, सेवंथ बाड़मेर, एट्थ बारोतरा, 9 जोधपुर, 10वां नागौर, 11वां सीकर, 12वां रीडवाड़ा कुचामन, 13वां झुंझुनू, ठीक है। क्लियर। 14th जालोर, 15th कौन सा आपके, पाली, और इसमें हल्का सा पश्चिमी पार्ट जो है वो किसका आता है, आपके ब्यावर का। ये जो पार्ट है ये वाला, ठीक है, ये पार्ट किसका आता है आपके, तो 16 जिले जो है इसमें हो जाते हैं। क्लियर भाई, वेरी गुड। तो ये जो है, ये जो पूरा एरिया है ये पूरा आपके मरुस्थलीय जिला है, ठीक है। 16 जिले जो है क्या आपके मरुस्थलीय है। क्लियर, भूलना मत, इंपॉर्टेंट है। अब ध्यान रखो, राजस्थान के पश्चिम व उत्तर पश्चिम में मरुस्थलीय क्षेत्र विस्तृत है। क्या है भाई, मरुस्थलीय क्षेत्र जो राजस्थान के पश्चिम उत्तर पश्चिम में फैला हुआ है, ठीक है ना। तो इसमें क्या आता है भाई, इसमें जो है 16 जिले आते हैं। जिले कितने हैं भाई, 16। फिर बोल रहा हूं, फर्स्ट आपको दिख रहा होगा यहाँ पर, गंगानगर, दूसरा हनुमानगढ़, तीसरा बीकानेर, चौथा चूरू, पांचवा फलोदी, छठा जैसलमेर, सातवां बाड़मेर, आठवां बालोतरा, 9वां जोधपुर, 10वां नागौर, 11वां डीडवाना कुचामन, 12वां सीकर, 13वां झुंझुनू, 14वां जालोर, 15वां पाली और 16वां ब्यावर। ब्यावर कौन सा, उत्तर पश्चिमी भाग, ठीक है। ये 16 जिले किसमें आएंगे, आपके मरुस्थलीय जिले कहलाते हैं, ठीक है भाई। क्लियर है सबका। चलिए अब देखिए, आप बता चुके हैं, ठीक है, कि मरुस्थलीय क्षेत्र राज्य के 61.11% भाग पर फैला है, ठीक है। कहां फैला है भाई, 61.11% भाग पर फैला है, ठीक है। यहां राज्य की
40% जनसंख्या क्या करती है? निवास करती है। कितनी भाई? 40% जनसंख्या जो है यहाँ पर क्या करती है भाई? निवास करती है। चलिए आगे, अब देखिए इसमें आगे, ठीक है, ये जो मरुस्थल है, ठीक है, यह क्षेत्र पाकिस्तान में चेलिस्तान कहलाता है। क्या कहते हैं इसे? इस मरुस्थलीय क्षेत्र को पाकिस्तान में क्या कहते हैं भाई? इसे जो है पाकिस्तान में क्या कहेंगे? चेलिस्तान कहेंगे। क्लियर? तो पाकिस्तान में क्या कहलाए? ये जो भाग है ये चेलिस्तान कहलाए। ओके, चलिए अब देखिए आगे। भारत में इसे ग्रेट इंडियन डेजर्ट, भारतीय महा मरुस्थल कहा जाता है। इसे थार का मरुस्थल भी कहा जाता है। क्या कहते हैं इसे? थार का मरुस्थल भी जो है इसे कहा जाता है। बिल्कुल, द ग्रेट इंडियन डेजर्ट, भारतीय महामरुस्थल। ठीक है, इसका विस्तार जो है ये कहां कहां पर है? तो ये इसका एक तो है गुजरात में, गुजरात के बाद राजस्थान, और राजस्थान के बाद कहां है? पंजाब में भी है। ठीक है, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, ये मेन है। और थोड़ा सा पार्ट जो है, हल्का सा पार्ट इसका हरियाणा में भी। ठीक है, अब ध्यान रखना, इन चारों राज्यों में से सबसे ज्यादा लगभग 58.68%, यानी कि लगभग 60% कहां पर है? आपके राजस्थान में। ठीक है भाई, जी हाँ। तो ये हो गया इसका विस्तार। अब देखिए वर्तमान में थार का मरुस्थल ग्रेट पोलियो आर्कटिक अफ्रीकी मरुस्थल, आर्कटिक अफ्रीकी मरुस्थल का भाग है। ठीक है, ध्यान ना भाई, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल
विश्व का बड़ा मरुस्थल। कौन सा है भाई? सहारा मरुस्थल। कौन सा है? सहारा मरुस्थल। कहां पर है? अफ्रीका में। अफ्रीका। ठीक है, क्लियर? चलिए, तो ध्यान रखना, सहारा व थार मरुस्थल का आपस में कोई संबंध नहीं है, दोनों अलग अलग है। आपस में कोई संबंध नहीं है, मतलब दोनों क्या है भाई? अलग अलग है। ठीक है, इन्हें आप एक मत मानना, ये दोनों जो है बिल्कुल डिफरेंट है। ठीक है, चलिए अब देखिए आप, क्षेत्रफल की दृष्टि से थार का मरुस्थल विश्व का, बताओ भाई, किस क्रम का मरुस्थल है? बताइए। क्षेत्र दृष्टि से यह विश्व का किस क्रम का मरुस्थल है? ठीक है, तो ये जो है विश्व का 13वां, ठीक है, बड़ा मरुस्थल है। ठीक है, उसके आगे उपोष्णता की दृष्टि से, अब कहीं पर है ना, ध्यान रखना, इसको 16वां भी कहा गया है। ठीक है, जैसे हिंदी ग्रंथ अकादमी इसे 16वां कहता है। क्लियर? तो उपोष्ण दृष्टि से थार का मरुस्थल विश्व का 9वां बड़ा मरुस्थल। उपोष्णता मतलब कर्क रेखा से ऊपर जितने भी मरुस्थल हैं वो सब उपोष्णता में आते हैं, है ना। कर्क से यानी कि मानो 23.5 से 66.5 के बीच, 23.5 डिग्री से 66.5 डिग्री के बीच दोनों गोलार्धों में जितने भी मरुस्थल है वो सब उपोष्ण मरुस्थल में शामिल है। ठीक है, तो ये मरुस्थल यह विश्व का 9वां बड़ा मरुस्थल है। ठीक है भाई, तो क्षेत्रफल के हिसाब से यह विश्व का 13वां, अकाल के हिसाब से 16वां, और उपोष्णता के हिसाब से यह विश्व का 9वां क्या है भाई? बड़ा मरुस्थल है। क्लियर यहां तक? चलिए अब देखो आगे आप, जनघनत्व कोमा जैव विविधता
ठीक है, जनसंख्या के आधार पर जगह रहती है यहाँ पर, जैव विविधता व सिंचित क्षेत्र के आधार पर यह मरुस्थल विश्व में प्रथम स्थान पर है। क्या है, विश्व में प्रथम स्थान पर, फर्स्ट पोजीशन पर वर्ल्ड में। ठीक है भाई, ठीक है, तो ये तो हो गया आपके सामने क्या हो गया, मरुस्थल जो है हमारा, उसका फैक्चुअल जो इंफॉर्मेशन है वो, ठीक है, सारी जो फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है वो आपके सामने है। अब यहां देखते हैं राजस्थान में, ठीक है, ध्यान, यह राजस्थान के एक लाख 75,000 वर्ग किलोमीटर भाग पर, ठीक है, विस्तृत है। विस्तृत है, ठीक है, और अगर देखें इसमें तो संपूर्ण रूप से संपूर्ण रूप से 2,09,048 वर्ग किमी पर, ठीक है। और संपूर्ण रूप से कैसे, रेतीला प्लस पथरीला, क्या है भाई, रेतीला प्लस पथरीला, ये फैला हुआ है 2,09,048 पर, और ऐसे 1,70,000 वर्ग किलोमीटर पर क्या ये फैला हुआ है। ठीक है भाई, तो एक बार जो इसे आप यहां समझ लीजिए सारे को, ठीक है। सबसे पहले हमने देखा कि राजस्थान भौतिक प्रदेश के उपनाम, तो हमने 4 भाग इसके देख लिए थे। पहला पश्चिम मसूली प्रदेश, दूसरा मध्यवर्ती अरावली प्रदेश, तीसरा पूर्वी मैदान प्रदेश और चौथा दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश। इसमें हमने फर्स्ट स्टार्ट किया आज, कौन सा, पश्चिम मसूली प्रदेश। अब देखिए मरुस्थल का जो निर्माण है वो प्लिस्टोसीन काल में हुआ है और 33 साल के उत्थान के फलस्वरूप हुआ है, ठीक है। तो मैंने कहा भाई पहले जो है सारा जमीन जो है एक जगह थी, जिसे हमने पेंजिया कहा, और पेंजिया का शाब्दिक अर्थ एनसीईआरटी के हिसाब से क्या है, संपूर्ण पृथ्वी। इसके चारों ओर क्या था, पानी पानी था, जिसे हमने क्या कहा, पैंथालासा का, उसका शाब्दिक अर्थ एनसीईआरटी के हिसाब से जल ही जल है। फिर क्या होता है, इस पेंजिया का विखंडन होता है 2 भागों में, आधा भाग ऊपर आधा भाग नीचे। तो ऊपर भाग लोरेशिया का, इस लोरेशिया को कई जगह, इसे कई जगह अंगारा लैंड भी कहा गया है। क्या कहा गया है, अंगारा लैंड, ठीक है, भूलना मत, लोरेशिया को या अंगारा लैंड को, और नीचे गोंडवाना लैंड। आपके जो अरावली है और पठार है वो किसके बने भाई, वो आपके अंगारा लैंड नहीं, गोंडवाना लैंड के बने, ठीक है। विश्व में यूरोप, एशिया
इंडिया को छोड़ के, एशिया और नॉर्थ अमेरिका, ये सब जो है अंगालैंड के भाग हैं, यूरेशिया के भाग हैं। साउथ अमेरिका, अफ्रीका, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ये सब आपके गोंडवालैंड के भाग हैं। ठीक है, मूल रूप से जो बेसिक प्लेट है इनकी। फिर यूरेशियन प्लेट और इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, ये होता है आपके सेन पूरा ये बन जाता है। ठीक है, तो यहां पर क्या है, जब इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट उत्तर की ओर धक्का मारती है तो 33 सागर पे दबाव पड़ता है, और 33 सागर जो है एक कमजोर परत है, तो ये क्या ऊपर खड़ा हो जाता है, उठ जाता है। इससे क्या हिमालय निर्माण होता है, और हिमालय के साथ साथ जो आसपास जमीन उठती है, उसी जमीन के द्वारा 33 सागर का भी जो भाग उठा वही आपके मरुस्थल बना। अब मरुस्थल उस समय एकदम से नहीं बना, जब वो भाग उठा तो पूरा दलदली भाग था, क्योंकि एकदम से सूखा थोड़ी हुआ है, वो दलदली भाग था, रेत थी, गीली थी। बाद में क्या हुआ, वहां पे वर्षा होना कम हो गया, वर्षा होना कम हो गया तो क्या होगा, धीरे धीरे वहां पे शुष्कता में वृद्धि हुई। तो मरुस्थल के विकास का कारण अगर आपसे पूछा जाए, मरुस्थल के विकास का कारण, ध्यान रखना लिखता हूं मैं, निर्माण व विकास का मूल कारण तैथिस सागर के उत्थान के फलस्वरूप शुष्कता में वृद्धि है। ठीक है, सूखा जो है वो पड़ गया साहब, सूखे में क्या हो गई, वृद्धि हो गई। इसलिए क्या हो गया, ये जो गीली रेत थी, जो दलदल था, वो एक शुष्क क्या बन गया, वो एक शुष्क सूखा मरुस्थल जो है बन जाता है। ठीक है, ये हमने यहां पर देख लिया है। इसलिए हमने देखा कि सर यहां पे जो है राजस्थान के 16 जिले इसमें शामिल हैं। राजस्थान के उत्तर उत्तर पश्चिम मरुस्थल है ये, और इसमें सर्वाधिक मरुस्थल जो, ध्यान रखिएगा, सर्वाधिक मरुस्थल जो है वो जैसलमेर में है, और न्यूनतम मरुस्थल कहाँ है, झुंझुनू में। सर्वाधिक मरुस्थलीय जिला, मैं फिर लिख रहा हूं, कौन सा है भाई, जैसलमेर। तो न्यूनतम कौन सा है, झुंझुनू। ठीक है, कौन सा है भाई, न्यूनतम, न्यूनतम जो है झुंझुनू है। क्लियर यहां तक। ठीक है, इसके अलावा राजस्थान का 61.11% भाग क्या है, ये डेजर्ट है। ठीक है, मरुस्थलीय है। राजस्थान की 40% जनसंख्या में निवास करती है। पाकिस्तान में इसे हम चेलिस्तान कहते हैं। ठीक है, और पाकिस्तान में लगभग इसका जो है आपके कहें तो इसका 38%, कितना भाई, 38% इसमें आता है, और भारत में इसका 62% है। उसी 62 में से 58.68 का राजस्थान में से, राजस्थान में है। ठीक है, भारत में इसे ग्रेट इंडियन डेजर्ट और थार का मरुस्थल दोनों ही कहा जाता है। ठीक है, ये गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और थोड़ा पंजाब में भी फैला हुआ है, भूलेगा नहीं, पंजाब में मरुस्थल है थोड़ा भाई। ठीक है, इसके अलावा वर्तमान में थार का मरुस्थल ग्रेट पोलियार्कटिक अफ्रीकी मरुस्थल का भाग है, जबकि विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल जो है सहारा है। ध्यान रखिएगा, सहारा का थार के मरुस्थल से कोई संबंध नहीं है। ठीक है, और एरिया के हिसाब से यह विश्व का 13वां
और अकादमिक हिसाब से 16वां जो है सबसे बड़ा मरुस्थल है। उपोष्णता के हिसाब से, उपोष्णता मतलब 23.5 डिग्री से 66.5 डिग्री के मध्य, वो है उपोष्णता। ठीक है, 23.5 डिग्री से 66.5 डिग्री के बीच का जो भाग है वो है आपकी उपोष्णता। ठीक है, जैव घनत्व, जैव विविधता और सिंचित क्षेत्र के आधार पर यह विश्व में प्रथम स्थान पे आता है। राजस्थान में शुष्क मरुस्थल। ठीक है, शुष्क मरुस्थल फैला हुआ है और 2,09,042 यानी 48 वर्ग किलोमीटर पर क्या है आपके रेतीला प्लस पथरीला है। और मरुस्थल निर्माण और विकास का मूल कारण 33 सागर के उत्थान के फलस्वरूप होने वाली शुष्कता में वृद्धि है। चलिए, ठीक है ना, अब चलेंगे हम आगे, नेक्स्ट पढ़ेंगे आगे। ठीक है, तो हम इसके बारे में डिटेल्स हो जानेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।